करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए एक बार आप सबसे निवेदन है कि एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बार बार बताया है कि एग्जामपुर आपको हर क्लास का पीडीएफ जो है वो अवेलेबल कराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले तो आप आज ही जाकर प्ले स्टोर पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। उस पर आप टाइप करेंगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, तुरंत आ जाएगा। उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है मैं वो बताने वाला हूं आपको। आप देखेंगे कि आपको फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। उसमें आपको डेली करंट अफेयर मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ अर्थात आप किसी भी क्लास के पीडीएफ चाहेंगे आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे क्विजेस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री में। और उसके बाद आपको कई ऐसी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी जो आपको वहाँ पे फ्री में मिलने वाली हैं, ठीक है, आपके कोर्स से रिलेटेड। फिर मॉक टेस्ट भी आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं और कुछ किताबें भी आपको एकदम बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर अगर आपको इतना बेनिफिट हो रहा है तो मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बिना समय गवाए, बिना किसी प्रकार की देरी किए आप तुरंत जाकर प्ले स्टोर पर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद फिर अपने सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करिए। आगे हम देखेंगे कि आगे एक एग्जामपुर का बेहतरीन सा बैच चल रहा है, आप सब जानते हैं। उस बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है परचम। परचम से जुड़ना अब पहले के प्रयास के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आधा प्रयास लगाना है। अर्थात परचम को परचेज करने के लिए आपको सिर्फ 50% का पेमेंट करना होगा। आपको बस एक कोड यूज करना होगा। कोड का नाम क्या है? SUPER50 सुपर 50 कोड यूज करिए और परचम पर 50% का ऑफ इंस्टेंट पाइए। उसके लिए भी आपको इंस्टेंट एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद। चलिए नमस्कार की आवश्यकता नहीं है तो शुरू किया जाए। चलिए ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है निर्वाचन आयोग। क्या टॉपिक है? निर्वाचन आयोग। क्योंकि एमपी के पिछले साल के आप पेपर देखेंगे तो उसमें आपको आयोगों से ढेर सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ढेर सारे प्रश्न आपको आयोग से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। फिर लिखेंगे, चलिए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि यह एक स्थायी, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, देखिए स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। यह एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। यह एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। इसके गठन की बात भारतीय संविधान करता है। भारतीय संविधान करता है अर्थात यह क्या हो जाएगा? यह एक संवैधानिक संस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक संवैधानिक संस्था हो जाएगी, ठीक है ना। इसके गठन की बात भारतीय संविधान करता है ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। करता है ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। संपन्न कराया जा सके। सबको मेरा नमस्कार। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद एक चीज है कि अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग देखिए किसका चुनाव संपन्न करा रहा है। पहला क्या करेगा? पहला संसद का, ठीक है। संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व विधानमंडल। किसका? विधानमंडल का। ठीक है ना। संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व विधानमंडल का चुनाव संपन्न कराता है, संपन्न कराता है। ठीक है। किसका किसका चुनाव संपन्न करा रहा है? संसद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का व विधान मंडल का। ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही हैं? एकदम क्लियर। ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलिए इसके गठन की बात करते हैं, किस प्रकार से इसका गठन होता है। ठीक है ना। इसकी संरचना क्या होती है? निर्वाचन आयोग की संरचना, निर्वाचन आयोग की संरचना। हेडिंग डाल दीजिए आप, हेडिंग डाल दीजिए निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग की क्या है? संरचना। ठीक है। निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग की संरचना। क्लियर है? निर्वाचन आयोग की संरचना यह, इसमें अगर आप निर्वाचन आयोग में देखेंगे तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। आयुक्तों की संख्या जो है वो समय समय पर बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि शुरू से आपका आयुक्तों की संख्या एक मिलेगी, ऐसा कुछ पॉसिबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। क्लियर है? चलिए यह एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है ना। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों, यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। ठीक है। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। ठीक है। ठीक है। इनकी नियुक्ति, इनकी अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और निर्वाचन आयुक्त जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी। ठीक है ना। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना। किसके? निर्वाचन आयोग। ठीक है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? अध्यक्ष। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? क्लियर है सब? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। एक बार आप सबसे हृदयपूर्वक निवेदन है कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक
आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की पदावधि, सेवा शर्तें, वेतन, इन सब का विषय में निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। कौन निर्णय लेता है? राष्ट्रपति लेता है। ठीक है ना। निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधि किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्लियर है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। क्लियर है? क्लियर है आप सब? चलिए एक बार सेशन को एक बार शेयर करिए। आप सब एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। हृदयपूर्वक निवेदन है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। बस एक बार सेशन को शेयर करिए। बस एक मिनट मैं ज्यादा आपसे लूंगा। एक मिनट बस मैं आपसे लूंगा, बस एक मिनट, ज्यादा नहीं। छोड़िए, नहीं हो पा रहा है। कहाँ गया यार? चले जाने दीजिए, छोड़िए। मैं आपको एक मैप दिखाने वाला था, वही सोच रहा हूं कि अगर मिल जाता तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, एक मैप, एक चार्ट दिखा देता, जिससे आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्या हो जाएंगी ना, क्लियर हो जाएंगी। वही चार्ट मैं देख रहा हूं, अगर चार्ट मिल जाता तो सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती, लेकिन दिख नहीं रहा है। चलिए बाद में देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे हम क्या देखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। ठीक है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो मैप मिल जाता तो पूरी क्लियरिटी आ जाती, लेकिन मिल नहीं रहा है। ठीक है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चलिए मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ में लगा दूं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते व अनुलाभ भी समान होते हैं। आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं, व उनके वेतन, भत्ते व अनुलाभ भी समान होते हैं। क्लियर है? उनके वेतन, भत्ते व अनुलाभ भी क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर है? अर्थात जब निर्णय होगा तो निर्णय कैसे होगा? निर्णय ऐसे होगा कि वर्तमान समय व्यवस्था देखेंगे कि दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक निर्वाचन आयुक्त होता है। तीनों बैठते हैं और बहुमत से क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। किससे? बहुमत से डिसीजन लेते हैं। ठीक है। चलिए एक बार, बहुत बढ़िया, बढ़िया। ठीक है ना। उसके बाद इनके वेतन, भत्ते, अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। यह भी लिख लीजिए कि इनके वेतन, भत्ते व अनुलाभ किसके समान? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है।
इनके वेतन भत्ते अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। क्लियर है? क्लियर है आप? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, इसमें एकदम क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों के पास जो शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं, पहली। दूसरी चीज, वेतन भत्ते व अनुलाभ भी उनके क्या होते हैं? समान होते हैं। और इन सब के वेतन भत्ते अनुलाभ किसके समान होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो तक होता है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल अगर क्या देखेंगे कि 65 वर्ष से पहले भी अगर इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते, ये भी जान लीजिए कि पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते, या फिर पुनः पद पर स्थापित नहीं हो सकते। पुनः पद पर स्थापित नहीं हो सकते। याद रखिएगा कि पुनः पद पर स्थापित नहीं हो सकते। पुनः पद पर स्थापित नहीं हो सकते, ठीक है ना। आगे, ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। क्या सौंप सकते हैं? त्यागपत्र। अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। इनको नियत विधि से, अर्थात जिस विधि से संविधान में बात की गई है, जिस विधि से संविधान में बात की गई है, इनको नियत विधि से पद से मुक्त भी किया जा सकता है। पद से मुक्त भी किया जा सकता है, या फिर हटाया जा सकता है, ठीक है ना। किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, या हटाया जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर है। यहां भी यही कह रहा है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो तक होता है। दूसरी चीज, पुनः पद पर स्थापित नहीं हो सकते। फिर ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। और इनको नियत विधि से पद मुक्त भी किया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे देखेंगे कि इनको उसी विधि से हटाया जा सकता है, जिस विधि से किसको? जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है ना। जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, किसको? सर्वोच्च न्यायालय के
किसको? न्यायाधीश को, न्यायाधीश को, ठीक है ना। उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए चलिए, ठीक है। अर्थात दुर्व्यवहार या फिर असक्षमता के आधार पर, और दूसरा जो वो है वो क्या है? कदाचार के आधार पर, ठीक है। तो इसमें दो रीजन होता है, एक होता है कि दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर या फिर साबित कदाचार के आधार पर। कौन सा? साबित कदाचार, ठीक है। साबित कदाचार के आधार पर। क्लियर है? क्लियर है? साबित कदाचार के आधार पर, ठीक है। चलिए एक टॉपिक और लिख लीजिए कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, पद धारण नहीं करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। क्लियर है आप सब? क्लियर है? क्लियर है आप सब? चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग जितना ज़्यादा इसको कवर करेंगे, जितना जल्दी कवर करेंगे उतना ही तेज आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है आप सब? क्लियर है? चलिए चलिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, एक बार उसके, एक और लिख लीजिए कि उसकी नियुक्ति के पश्चात, ठीक है, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन भत्ते, ठीक है, उसके वेतन भत्ते इत्यादि में अलाभकारी परिवर्तन, इस टॉपिक को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यह ऐसा क्यों होता है? देखिए, अलाभकारी परिवर्तन ऐसा कि अगर वो एक बार पद पर आसीन हो जाता है, एक बार पद पे चुन लिया जाता है, पद पर नियुक्त कर लिया जाता है, फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि उसको किसी भी प्रकार से उसके वेतन में, उसके भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। क्यों कटौती नहीं की जा सकती? इसलिए कि उसका भय दिखाकर उसको अपने पक्ष में, अपने समर्थन में लेने का कोई उपाय संविधान छोड़ता नहीं है। अर्थात बात क्लियर है कि भाई अगर आप एक बार नियुक्त हो गए हैं और जिस वेतन पर आप नियुक्त हुए हैं वही वेतन आपका बना रहेगा। वेतन में अलाभकारी इसलिए शब्द उल्लेख किया गया है कि चाहे तो वेतन बढ़ा सकते हैं, उनके वेतन में इंक्रीमेंट हो सकता है, भत्तों में इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वो वेतन और भत्तों में आप देखेंगे कि डिक्रीज नहीं होगा। अर्थात वे वेतन और भत्ते क्या होंगे? कम नहीं किए जा सकते। क्लियर है? वे वेतन और भत्ते क्या किए जा सकते? कम नहीं किए जा सकते। साफ साफ लिखा है कि उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन भत्ते इत्यादि में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। अर्थात वो स्वतंत्र बना रहे। वह क्या हो? स्वतंत्र बना रहे। क्लियर है आप सब? क्लियर है? एक बार आप लिख लीजिए, एक बार आप लिखिए। क्लियर है आप सब? पक्का? एक बार आप लिखिए क्लियर है? क्लियर है तब आगे बढ़ें। एक बार आप सब बताइए।
चलिए चलिए देखिए, संविधान बार बार इसको स्वतंत्र बनाने का प्रावधान कर रहा है। संविधान यह भी प्रावधान कर रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करेगा। इसको पद से उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे पद से हटाया जा सकता है? आप सब जानते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज आती है तो देखिए दो चीज होता है। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है कि उसको पद से हटाने के लिए, डिटेल में चलते हैं थोड़ा। पहली चीज क्या होती है कि दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर, तो क्या उसने दुर्व्यवहार किया है या फिर वो असक्षम है, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी बनती है। याद रखिएगा, उसके दुर्व्यवहार व असक्षमता को साबित करने के लिए क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी बनती है। और वो कमेटी जब रिकमेंड कर देगी, जब यह घोषित कर देगी कि हां इसने दुर्व्यवहार किया है या असक्षम है, तभी जाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो कमेटी जो कहेगी वो क्या होगा? वो बाध्यकारी होगा। क्या होगा? बाध्यकारी होगा, उसको मानना होगा। और साबित कदाचार के आधार पर अगर उनको हटाना है कि इन्होंने क्या किया है? संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर सदन में उसको 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ेगा। क्लियर है? तब जाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। तो दो प्रावधान होते हैं, एक आपका होता है कि दुर्व्यवहार असक्षमता के आधार पर, दूसरा साबित कदाचार के आधार पर। यह सब क्या करता है? निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाने की कोशिश करता है। तो जो परिचर्चा आपने सुना है कि ईवीएम हैक हो सकता है, यह हो सकता है, निर्वाचन आयोग का झुकाव है, ऐसा है वैसा है, यह सब क्या है? यह सब मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, यह सब क्या है? यह सब मनगढ़ंत कहानी है। उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर सकता है, समझ रहे हैं? उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको हटाने की ताकत राष्ट्रपति के पास नहीं है। उसकी क्या है? उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत वह हटाया जा सकता है। अतः वह अपने कार्य करने के लिए क्या है? पूरी तरह स्वतंत्र है, पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है ना? चले, इसलिए भारतीय निर्वाचन जो व्यवस्था है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की तारीफ संपूर्ण विश्व करता है। इस चीज को जानते रहिए आप। ठीक है, चले आगे, चले चलिए चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहां तक लिख लिए हैं आप? यहां तक लिख लिए हैं? क्लियर हैं? यहां तक लिख लिए हैं? अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे उसके शक्ति व कार्य। ठीक है ना? और ये हमारा आखिरी होगा कि इसके शक्ति व कार्य क्या होते हैं। ठीक है ना? इसके शक्ति व कार्य, निर्वाचन आयोग की शक्तियां व कार्य, निर्वाचन आयोग की शक्तियां व कार्य। क्लियर है? निर्वाचन आयोग की शक्तियां व कार्य। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, फिर टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम लिखते जाएंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करते जाएंगे। कहीं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप पूछ लीजिए, कहीं भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप पूछ लीजिए, या फिर आप ऑफलाइन कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? जो भी है मैं बता दूंगा उसमें। क्लियर हैं आप? क्लियर हैं? चलिए चलिए, शक्तियों कार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है ना? इसके शक्तियों व कार्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। याद रखिएगा, शक्तियों व कार्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। 3 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। क्लियर है? 3 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है? 3 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। ये 3 श्रेणियां कौन सी हैं उनको हम आप देख लेते हैं। कि ये 3 श्रेणियां कौन सी हैं। एक है प्रशासनिक, दूसरी सलाहकारी और तीसरी अर्धन्यायिक। ठीक है, एक कौन सी है? एक है प्रशासनिक, एक एक चीज देखेंगे। दूसरी क्या है? सलाहकारी और तीसरा क्या है? अर्धन्यायिक। अर्थात ये तीनों ताकतें दी गई हैं। ठीक है, ये तीनों ताकतें दी गई हैं। ताकत इसलिए कहूंगा क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे चुनाव के संचालन की व्यवस्था, कौन से अधिकारी को कहां लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजों का जो है वो कौन देखता है? वो देखता है कौन? आप देखेंगे तो वो निर्वाचन आयोग देखता है। क्लियर है?
निर्वाचन आयोग देखता है। फिर आप देखेंगे कि कुछ निर्वाचन संबंधी मसला होता है, चुनाव संबंधी मसला होता है, या फिर ऐसी कुछ समस्या होती है तो ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकते हैं, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो। ठीक है, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो ये राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकते हैं। ऐसी सलाहकारी शक्तियां भी इनके पास है। और अर्ध न्यायिक शक्तियां इसलिए हैं क्योंकि कई बार आप देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का विवाद हुआ था, उसमें चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर फिर क्या हो गया था कि दो खेमे बढ़ गए थे। एक खेमा कह रहा था साइकिल मुझे चुनाव चिन्ह चाहिए, दूसरा कहता था मुझे चाहिए। फिर उसमें एक निर्णय किसका आता है, चुनाव चिन्ह का निर्णय देने का अधिकार किसका है, वो अधिकार है निर्वाचन आयोग का। किसका है, निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है कि कौन राष्ट्रीय पार्टी है, कौन क्षेत्रीय पार्टी है, या फिर कौन जो है कि आप कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी है। कौन सी राज्य स्तरीय पार्टी, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, यह निर्धारण कौन करता है, यह निर्धारण करता है चुनाव आयोग। ठीक है, तो इतनी पावर होती है चुनाव आयोग को, यह सब निर्णय लेने का अधिकार होता है। और उसी निर्णय लेने के अधिकार को क्या कहा है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। इतना ही नहीं, कहीं अगर किसी प्रकार से बूथ कैप्चरिंग हो रहा है या धन का प्रलोभन, ये सब चीजें बाद में सामने आती हैं तो वो चुनाव रद्द करने का भी अधिकार उसको पास है, उसके पास यह निर्णय देने का भी अधिकार होता है। किसके पास, चुनाव आयोग के पास। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा ताकतवर संस्था है। और यही क्या होता है, यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है और सबसे बड़ी आधारशिला का निर्माण करता है। क्लियर है आप, क्लियर है, आगे चला जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इसके शक्तियों एवं कार्यों को देखते हैं। ठीक है ना, इसके शक्तियों एवं कार्यों को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसकी शक्तियों में देखेंगे कि पहला शक्ति क्या है। पहला शक्ति देखने को मिलेगा कि परिसीमन 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 आयोग अधिनियम के आधार पर परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर, अधिनियम के आधार पर संपूर्ण भारत के भू क्षेत्र का निर्धारण करना। संपूर्ण भारत के निर्वाचन क्षेत्र के, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना। संपूर्ण भारत के निर्वाचन क्षेत्र, संपूर्ण भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना। क्या है, का निर्धारण करना। किसके हाथ में है, किसके हाथ में, यह भी निर्वाचन आयोग के हाथ में है। क्या है, निर्वाचन आयोग के हाथ में है। ठीक है, और क्या ताकतें हैं इसकी, निर्वाचक नियमावली तैयार करता है। कैसे निर्वाचन होगा, किस नियम के आधार पर निर्वाचन होगा, ये सब नियम प्रक्रिया भी कौन निर्धारित करता है, निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। ठीक है ना, निर्वाचक नियमावली का निर्धारण करता है, ठीक है, निर्वाचक नियमावली का निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए योग्य व पंजीकृत, योग्य जो कह सकते हैं कि मतदाता हैं, योग्य जो मतदाता हैं उनको क्या करता है, उनको पंजीकृत भी करता है। अर्थात जो आप देखेंगे वोटिंग लिस्ट बनता है वो भी इन्हीं के आधार बनता है। कौन तैयार करता है, निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, योग्य मतदाताओं को क्या करता है, पंजीकृत करता है। बहुत सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूं मैं आपको, जरा सा भी संवैधानिक कठोर भाषा में नहीं जा रहा हूं, बहुत सिंपल भाषा में, तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। निर्वाचक नियमावली का निर्धारण करता है, योग्य मतदाताओं को क्या करता है, पंजीकृत करता है। क्लियर है, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। ठीक है,
ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे निर्वाचन की समय सारणी व तिथि का निर्धारण करना। निर्वाचन की समय सारणी, थोड़ा जल्दी चलेंगे, खत्म कर लेंगे नहीं तो लंबा चला जाएगा। निर्वाचन की समय सारणी, समय सारणी व तिथि का निर्धारण करना, तिथि का निर्धारण करना। क्लियर है। निर्वाचन की समय सारणी व तिथि का क्या करना, निर्धारण करना, तिथि का निर्धारण करना। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी या फिर राज्य स्तरीय पार्टी या फिर राष्ट्रीय स्तर पार्टी, इन सब का निर्धारण कौन करता है, इन सब का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है। तो विभिन्न पार्टियों को मान्यता प्रदान करना व उनको निर्वाचन चिन्ह का आवंटन करना। ठीक है, विभिन्न पार्टियों को मान्यता प्रदान करना। क्या करना, मान्यता प्रदान करना, मान्यता प्रदान करना व उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, व उनको क्या करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, आवंटन करना। किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का कार्य है। किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का कार्य है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चुनाव चिन्ह देने के मामले में, चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद पर न्यायालय की तरह कार्य करना। किसकी तरह, न्यायालय। ठीक है, न्यायालय की तरह कार्य करना। याद रखिए कि अगर इसने निर्णय दे दिया तो अंतिम निर्णय होगा। चुनाव चिन्ह पर अगर इसने निर्णय दे दिया तो निर्णय अंतिम होगा। ठीक है ना। अतः यह क्या कर रहा है, यहां पर वो देखेंगे तो अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है ना। क्या कर रहा है, चुनाव चिन्ह देने के मामले पर विवाद पर क्या कर रहा है, न्यायालय की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है। चलिए, आगे हम क्या देखेंगे, दलों व उनके उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना। निर्माण करना होता है, लागू करना नहीं। ठीक है ना। दलों व उनके उम्मीदवारों हेतु दलों व उनके उम्मीदवारों हेतु आचार संहिता का निर्धारण करना। आचार संहिता का निर्धारण करना। ठीक है ना। याद रखिए, आचार संहिता कब से लागू हो जाता है, जिस दिन चुनाव की तिथि घोषित हो जाएगी उसी दिन आचार संहिता लग जाता है। अर्थात फिर सरकार जो है किसी नई योजना को चालू नहीं कर सकता, किसी नए चीज का शिलान्यास नहीं कर सकता, कहीं फीता नहीं काट सकता, ऐसा तमाम चीज सरकार नहीं कर सकती। हालांकि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, पुराने जो कार्य चल रहे हैं, उनके लिए वो काम कर सकता है। लेकिन आप यह साफ साफ जान लीजिए कि किसी भी प्रकार से वो नई योजनाओं की शुरुआत नहीं कर सकता, नया शिलान्यास नहीं कर सकता। क्लियर है आप, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे है कि चलिए, आगे है कि संसद के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में सलाहकारी, देखिए ताकत, सलाहकारी ताकत क्या है कि संसद के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में, अर्थात उनकी योग्यता के संबंध में, उनके स्थायित्व के संबंध में। ठीक है ना। निर्भरता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है। किसको सलाह देना, निर्भरता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। क्या देना, सलाह
देना किसका कार्य है? सलाह देना किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का कार्य है। किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, बहुत लंबा चल रहा है और आज मैंने आप लोगों के कमेंट को विशेष देखा नहीं है, इसलिए क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों के संबंध में, किसके संबंध में? विधान परिषद के सदस्यों के निर्भरता के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना। ठीक है ना, विधान परिषद के सदस्यों के, अर्थात कौन उसके योग्य है कौन उसके योग्य नहीं है। ठीक है ना, के सदस्यों के निर्भरता के संबंध में किसको? राज्यपाल को सलाह देना। किसको? यहां भी सलाहकारी भूमिका है। ठीक है, यहां भी उसकी सलाहकारी भूमिका है। राज्यपाल को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना। क्लियर है आप सब? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लगभग खत्म पे है। ठीक है, लगभग खत्म होने के आधार पे है। ठीक है, लगभग खत्म होने के आधार पे है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि रिंगिंग, अर्थात कहीं अगर गुटबाजी हो रही है। ठीक है, गुटबाजी, हिंसा, लूटपाट, डकैती के आधार पर, अगर ऐसा चीजें कहां हो रही है? मतदान केंद्र पर। ठीक है, डकैती के आधार पर मतदान को रद्द करने का अधिकार, मतदान को रद्द करने का अधिकार, मतदान को रद्द करने का अधिकार। क्लियर है? मतदान को रद्द करने का अधिकार। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसकी एक और सलाहकारी भूमिका होगी कि राष्ट्रपति को क्या करना? राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन लागू राज्य में, राष्ट्रपति शासन शासित राज्य में, राष्ट्रपति शासन शासित राज्य में, एक वर्ष पश्चात चुनाव कराना संभव या नहीं। ठीक है, चुनाव कराना ठीक अथवा नहीं। ठीक है, एक नोट लिख लीजिए। इस नोट से प्रश्न कई बार आ चुके हैं। नोट क्या कहता है? नोट कहता है कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से 1989 से मतदान की आयु को कम करके 1989 से मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर
दिया गया। क्लियर है? 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से 1989 से मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। एक बार फिर हम लोग रिवाइज करते हैं और बाकी आज का जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है ना? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं। देख रहे हैं कितना स्लाइड लिख दिया मैंने आप सबके चक्कर में। चलिए देखते हैं निर्वाचन आयोग क्या है। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसके गठन की बात भारतीय संविधान करता है। ठीक है, ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव करता है? संसद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और विधानमंडल का चुनाव संपन्न कराता है। ठीक है ना? विधानमंडल का चुनाव संपन्न कराता है। निर्वाचन आयोग की संरचनाओं में क्या होता है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, फिर अन्य आयुक्तों मिलकर बनता है। वर्तमान समय में आप एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों को देखेंगे। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में, किसके रूप में? अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें, पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां याद रखिए, समान शक्तियां, उनके वेतन भत्ते अनुलाभ भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इनके वेतन भत्ते अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है इनका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष, 6 वर्ष से 65 वर्ष जो भी पहले हो उसका होता है। ठीक है ना? पुनः पद पर स्थापित नहीं हो सकते। ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना पद त्यागपत्र सौंप सकते हैं। ठीक है ना? इनको नियत विधि के माध्यम से ही पद मुक्त किया जा सकता है। और किस विधि के माध्यम से? जिस विधि के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर या फिर साबित कदाचार के आधार पर। दुर्व्यवहार और सक्षमता होगा तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी बनेगी और वो जो कमेटी जो अनुशंसा करेगी वही अनुशंसा क्या होगा? फाइनल डिसीजन होगा। और उसके बाद साबित कदाचार के आधार पर आप जानते ही हैं। ठीक है ना? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं कर सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा नहीं सकता। ठीक है ना? नियुक्ति तो वही करता है लेकिन जब चाहे तब हटा नहीं सकता, अर्थात ये इनकी क्या है? स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आगे देखेंगे कि उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन भत्ते इत्यादि में अलाभकारी परिवर्तन, अर्थात उनको कम नहीं किया जा सकता। हालांकि एक चीज मैं बताना भूल गया कि आर्टिकल 360 के तहत अगर कभी भी वित्तीय आपातकाल लगा है, अगर कभी भी वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो राष्ट्रपति से लेकर जितने अधिकारी हैं सबके वेतन कम किए जा सकते हैं, सबके वेतन में कमी की जा सकती है। यह एकदम मुख्य आधार है किसका? आर्टिकल 360 का, अर्थात वित्तीय आपातकाल का। फिर कोई रुकावट नहीं आता। ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हालांकि लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात उसके वेतन में बढ़ोतरी और भत्तों में बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है? निर्वाचन आयोग की शक्तियां व कार्य, शक्तियों व कार्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। ठीक है? इसमें हम आप देखेंगे कैसा प्रशासनिक है, कैसा सलाहकारी है और कैसा अर्धन्यायिक है। प्रशासनिक देखेंगे तो परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर भारत के निर्वाचन क्षेत्र और भूभाग का निर्धारण करता है। ठीक है? निर्वाचन नियमावली का निर्धारण करता है। ये सब क्या है? ये सब प्रशासन है। योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। निर्वाचन की समय सारणी और तिथि का निर्धारण करना और पार्टियों को मान्यता प्रदान करना तथा उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये सब क्या है? प्रशासनिक चीजें हैं। ठीक है? न्यायिक चीजों की तरफ भी हम आप घूमेंगे। ठीक है ना? चुनाव चिन्ह देने के मामले पर विवाद पर न्यायालय की तरह, किसके? न्यायालय, यहां अर्धन्यायिक हो गया, की तरह कार्य करना। दलों व उनके उम्मीदवारों हेतु आचार संहिता का निर्धारण करना, यह प्रशासनिक हो गया। संसद के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, यह क्या है? यह सलाहकारी हो गया। ठीक है? विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में किसको सलाह देना? राज्यपाल को सलाह देना, यह भी क्या हो गया? सलाहकारी शक्तियां हो गई। ठीक है? आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कहता है कि गुटबाजी, हिंसा और लूटपाट, गुटबाजी हिंसा और लूटपाट, डकैती के आधार पर मतदान को रद्द करने का अधिकार किसको होता है? किसको होता है? निर्वाचन आयोग को होता है। यह भी उसकी आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक शक्ति है। ठीक है ना? राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति को सलाह देना और राष्ट्रपति शासन शासित राज्यों में 1 वर्ष पश्चात चुनाव कराने का ठीक है अथवा नहीं है। ये सलाहकारी भूमिका हो गई। और आखिरी जो है एक नोट है, नोट यह है कि 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप देखेंगे कि 1988 अधिनियम के माध्यम से देखेंगे क्या होता है कि 1989 में जो मतदान देने की जो आयु होती है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आपका आज का एक पूरा टॉपिक, मैंने क्लियर करा दिया। निर्वाचन आयोग, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप सब। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूं जो मेरी क्लास थी आपको अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। एक बार आप सब ऑफलाइन कमेंट जाकर अवश्य कमेंट किया करिए। आप सबकी संख्या इतनी है लेकिन आप सब एक लोग भी जाकर वहां पर ऑफलाइन कमेंट एक आध दो मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। ठीक है ना। तो प्लीज आप सबसे हृदयपूर्वक निवेदन है कि एक बार ऑफलाइन कमेंट जाकर अवश्य कमेंट किया करिए। अभी जो है 2-3 दिन हम लोग थोड़ा आयोगों को ही देखेंगे। ठीक है, 2-3 दिन आयोगों को देखेंगे। जितना जो भी महत्वपूर्ण आयोग है उनको एक बार हम लोग फिनिश कर देंगे और फिर उसके बाद फिर हम अपना पुनः जो जहां से हमने खत्म किया है वहां से शुरुआत करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। आप सबको मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। आप सबका क्या कहूं कि भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम सब इसी टाइम। नमस्कार, जय हिंद।